स्वागत है आप सबका इस न्यू क्वांटम क्लासेस चैनल पर। आज से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसे हम कहते हैं एनक्रीज इंडिया। इस सीरीज में हम वन से लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक वीडियोस बनाएंगे और वो वीडियो होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले मैंने एज ए स्टोरी टेलर आपको कहानियाँ सुनाऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, एनडीए के लिए हो, रेलवे के लिए हो। मतलब जबरदस्त तैयारी होगी जनरल स्टडी की, किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के लिए। तो माई सेल्फ संजय कुमार, एज योर एजुकेशन मेंटोर, मैं आपको आज से पहला चैप्टर जो मैंने लिया है वो लिया है पीओके क्या है, मतलब पीओके कैसे बना। ठीक है, तो मैंने इंडिया की जो पार्टीशन हुआ है वहीं से स्टार्ट किया है। ठीक है, पीओके क्या है और आपका पीओके बना क्यों, जो आपका एलओसी है उसका क्या रिलेशन है, इन सब टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करूंगा। पूरा विवाद विस्तार से और बिल्कुल साधारण शब्दों में, है ना, जानने के लिए आप इस वीडियो को लगातार और अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में कुछ नया होने वाला है। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे देश के कुछ पुराने हिस्से से, हिस्ट्री से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ आक्रांता था औरंगजेब, उसने ब्रिटिश के कुछ लोगों को जो व्यापार करते थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर बताते थे, उन्हें परमिशन दे दी हमारे देश में कुछ एक हिस्से पर व्यापार करने की। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके उन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया और पूरे भारत में वो छा गए। उन्होंने हर टाइप का टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। मतलब ये हुआ कि 1850 तक उन्होंने हमारे पूरे देश को गुलाम बना लिया। अब गुलाम बनने के बाद फिर 1857 में, है ना, और महारानी लक्ष्मीबाई, उनके साथ कुछ एक आपकी बैटल हुए, और भी काफ़ी सारे बैटल हुए। सबसे पहले उन्होंने जितने भी मुगल शासक थे उन सबको मार मार के धराशायी कर दिया, और उन्होंने एक नियम बना दिया कि जिस राजा का कोई भी वारिस नहीं होगा, ठीक है, उसकी जो संपत्ति होगी, उसका जो एरिया हो गया, प्रोवेंसेस होगा, ठीक है, प्रिंसेस मतलब उनका जो राजशाही होगा वो सब कुछ ब्रिटेन के अधीन हो जाएगा। जो आपकी महारानी थी एलिजाबेथ, उनके रूल के अकॉर्डिंग ये सब चलता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपना जाल बिछाया, और इसके अगेंस्ट पहला जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में हुआ। ये तो थी आपकी हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं, फिर काफी सारे रिवॉल्ट हुए। उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने काफी सारा योगदान दिया। और भी बहुत सारे हमारे सम्माननीय, है ना, फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मैटर पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले पीओके है क्या, पहले ये समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो पाकिस्तान बना वो एक मुस्लिम देश उस टाइम पे बना। फिर बना इंडिया, जो सेकुलर देश बना। यहाँ पर हुआ क्या, भारत पाकिस्तान को जो जोड़ने वाली लाइन है उसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये रेड क्लिफ नाम की जो लाइन है वो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। ये रेड क्लिफ लाइन जो है भारत के विभाजन के टाइम पर बनाई गई थी। हुआ ये कि जो रेड क्लिफ थे, है ना, उन्होंने 3 जून 3 जून 1947 को, जब लॉर्ड माउंट बेटन ने ये बताया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद कर दिया जाएगा, उसके नए प्राइम मिनिस्टर होंगे कौन,
चलो, अब हमने देखा कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि 15 अगस्त को क्या होगा, हमारा देश, आपका देश 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मुस्लिम देश बनेगा, वो होगा पाकिस्तान, और सेक्युलर देश बनेगा, वो होगा भारत, इंडिया। ठीक है? तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय। चलिए, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये गुलामी तक तो सीमित थी, फिर क्रांतिकारी ढंग से इसे देश को आज़ाद कराया गया। फिर हम स्टार्ट करते हैं 3 जून 1947 को, जब माउंट अ, मुस्लिम कंट्री के नाम पर पाकिस्तान बना, और रेड क्लिफ नाम की एक अधिकारी थे, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करेंगे, परिसीमन करेंगे। तो जब वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी से मिले, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी, हमें ये काम आपने दे तो दिया है, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो एक टाइम पर, एक शाम के टाइम पर, जब वो आपस में मिल करके डिनर कर रहे थे, तो नेहरू जी ने उनसे कहा, लाओ जाइए, आप एक मैप लेके आइए, मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, अपने हिसाब से लाइन खींच लीजिए। तो उसी लाइन को, जो आप इस लाइन में देख रहे हैं, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो एक पूर्वी पाकिस्तान है, ठीक है, और ये आपका पाकिस्तान है, जो आज जो आपका बांग्लादेश के पास है, जो बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश वाला हिस्सा है, वो बना। लेकिन बांग्लादेश बना बात की बात है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये कि अ, उन्होंने लाइन तो बना दी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि लाइन बनने के बाद किस टाइप के हालात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ही एक शहर है जिसे हम कहते हैं लाहौर, काफी फेमस है। उस लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। महाराजा रणजीत सिंह एक सिख समुदाय थे। उनके राज्य में आप समझ रहे हो कि कोई मुस्लिम तो होगा नहीं, हिंदू ही होंगे। तो वहां पर हिंदू थे, लेकिन उनके लिए अब वो एरिया बहुत खतरनाक था, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आते और उन्हें जान से मार देते, और हुआ भी ऐसा। तो इस चक्कर में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, तो उस केस में हुआ ये कि जितने भी लाहौर में मुस्लिम थे और हिंदूज थे, वो उन्होंने भारत में आना शुरू कर दिया। अब ये, इस केस में हुआ क्या कि बहुत सारे लोग मारे गए, उनका असिसिनेट हुआ, उन्हें जान से मार दिया गया, और काफी सारे लोग तो आप देख रहे हो कि दिल्ली में एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं। और उसी टाइम पर, सेम टाइम पर, भारत से भी बहुत सारे मुस्लिम्स लाहौर में चले गए। ये तो हो गई कहानी लॉर्ड लॉर्ड बेंटन, बेंटन की, माउंट बेंटन के बाद लॉर्ड बेंटन, बेन, माउंट बेंटन के बाद फिर हमने ये आपको रेड क्लिफ की कहानी बताई। अब हम दूसरी कहानी पर आते हैं कि ये ये तो आपने देख लिया कि कैसे रेड क्लिफ लाइन बनाई गई। अब हमें ये देखना है ये पीओके क्या है। तो वहीं फिर चलते हैं जहां पर इंडिया, भारत का, पाकिस्तान का नींव रखी गई। वैसे पाकिस्तान का जन्म हुआ था, भारत तो हमारा साम्राज्य था ही। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने कितना एरिया कवर कर रखा था। तो अब बात करते हैं दो लोगों के बाद। रणजीत सिंह की तो कहानी खत्म हो गई। अब पीओके में आते हैं। तो पीओके में, जो आपका पीओके है, इसे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है? तो जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, है ना, उससे पहले 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बोला था सबसे, जितनी भी रियासतें थी उनसे, कि आप एक, जो आपका इंस्ट्रूमेंटल असेसन, उस पर आप साइन करिए,
और भारत में या पाकिस्तान में विलय कर लीजिए। और ये जो लॉ है वो केवल 15 अगस्त 1947 तक ही लागू होगा। उसके बाद अगर आप विलय करना चाहेंगे तो आपको अपनी जनता से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब राजा की जो देसी रियासतें होती हैं वो तो डायरेक्ट कर सकते थे 1940 15 अगस्त 1947 तक, लेकिन उसके बाद नहीं। अब हुआ ये कि हमारे देश की 3 रियासत थी, है ना? 3 रियासत, वो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। हालाँकि वो बाद में विलय हुई, उसका कुछ अलग रीज़न है, लेकिन कैसे हुई वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के, आज़ाद देश के एक ऐसे होम मिनिस्टर थे जो काफ़ी जुझारू थे, जानकारी थी, उन्हें डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंडीशन में जानकारी थी और माननीय प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो भारत की सारी रियासतों को भारत में विलय कराएं। इसी के चलते हुए, है ना, उन्होंने सारी रियासतों को अ, विलय करा लिया। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं, देसी रियासतें, जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थीं। वो कौन-कौन सी थी? नंबर 1 है जूनागढ़, नंबर 2 है हैदराबाद, ठीक है? तो अब नंबर 3 थे जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, हरि सिंह, वो तो किसी भी कीमत पर न तो भारत में जाना चाहते थे, विलय होना चाहते थे और न पाकिस्तान में। ठीक है? तो अब हुआ क्या कि जब वो पाकिस्तान में विलय नहीं हो पाते थे, हो होना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो बस इंडिविजुअली अपना शासन करेंगे। ठीक है? तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया, लेकिन 2-3 महीने तक ही उनका टाइम पास हो पाया, राज्य कर पाया। और उसके बाद हुआ क्या, उनके पड़ोस में क्या था, एक मुस्लिम शासक, मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश, देश जिसे कहते हैं पाकिस्तान, जिसका नाम एक और है नापाक, है ना? तो वो बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही अग्रेसिव, जो झगड़ालू टाइप के लोग थे, मारकूट करने वाले, असैसिनेट करने वाले और लूट-पाट करने वाले, है ना? ये थे। और उसकी जो पाकिस्तान की सेना थी, आर्मी थी, उन्होंने कबायली बनकर, है ना, जम्मू कश्मीर में घुसना शुरू किया। सबसे पहले वो आपके गुलमर्ग में आए, सोनमर्ग में आए, फिर जम्मू और कश्मीर। जैसे ही वो कश्मीर श्रीनगर पहुंचे, तब राजा को, हरि सिंह को याद आई कि ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। वो तो, उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब उनके सामने कोई तरीका नहीं था कि वो क्या करें। अब उन्होंने दिमाग में उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्हें केवल भारत की याद आई और दौड़े-दौड़े श्रीनगर में थे उस टाइम पर। श्रीनगर से पहुंचे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में उनका एक दीवान हुआ करता था। उस दीवान को ही हम प्रधानमंत्री के नाम से कह सकते हैं। उनसे कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री नेहरू जी से, नरेंद्र मोदी का नाम काफ़ी ज़्यादा याद आ जाता है, नेहरू जी से संपर्क करें और होम मिनिस्टर से बात करके कुछ मदद माँगें। तो लेकिन ये तो 2-3 महीने का टाइम हो चुका था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बात है। लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता था। फिर भी उन्होंने, राजा हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को दिल्ली भेजा। जब उनका प्रधानमंत्री दीवान दिल्ली में आया, तो वहां पर 4 लोग बैठे थे। कौन-कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी क्या? उनकी एक सिक्योर हाँ, प्रधानमंत्री और उनके, हाँ, बीपी मेनन बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, ठीक है? और उनके साथ-साथ माउंटबेटन भी बैठे हुए थे। तो अब जैसे ही दीवान ने सबके सामने अ, विनम्र निवेदन किया कि हमारे देश में मतलब जो राजा हरि सिंह का जनरल, जो आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, उसमें पाकिस्तान के आर्मी ने कब्जा कर लिया है, काफी सारा कब्जा कर लिया था।
तो नहीं तो पूरा कब्जा हो जाएगा, तो हमें मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि अब ये सब नहीं हो सकता है। मैं रेस्पेक्टेड माउंटबेटन के बनाए हुए लॉ को नहीं तोड़ सकता किसी भी कीमत पे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी गलती थी और उन्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए था। फिर उसी टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़े होकर के प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि आप थोड़ा सोचें, इनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और हमें तो फायदा ही हो रहा है। हमारे देश में एक छोटा सा प्रदेश भी जुड़ जाएगा। तो बीबी मेनन ने भी उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। फिर बाद में काफी आग्रह करने पर दीवान के द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू जी इस बात को 3 शर्त के लिए माने। उन्होंने कहा कि अगर आप 15 अगस्त तक आते तब तो ठीक था, लेकिन अब तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है कि भारत में आपका विलय किया जाए। तो उन्होंने 3 शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पहली शर्त ये है कि हम आपको भारत में तभी मिलने देंगे जब आप लोगों को हाँ, 3 शर्तें माननी होंगी। उसमें पहली शर्त ये है, हम केवल आपको आर्मी दे सकते हैं, ठीक है? डिफेंस सिस्टम दे देंगे। चलिए, पहली बात। दूसरा, इंटरनेशनल जो अफेयर की चीज़ें हैं या फिर फॉरेन पॉलिसी है, और उसमें आपकी मदद कर देंगे। और कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है? मतलब ये हुआ कि आप बिना हमारे पूछे हुए किसी के साथ कोई भी किसी भी मैटर पर डिस्कशन नहीं कर सकते, बिना इंडिया की परमिशन के। और आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आप अपना संभालिए, जैसा भी आपकी पुलिस है, जो भी देखना है आप देखिए। इसी को बच्चों कहते हैं धारा 370, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि केवल 3 चीज के अलावा और किसी भी चीज को कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, काउंटर नहीं कर सकता। तो अब 370 आप तो जानते हैं कि 6 अगस्त 19 हाँ 2019 को इसे हटा दिया गया। अब तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही दम है, जो जिन्होंने ये हटाया, है ना, 370। लेकिन मैं केवल सरकार के नियम के मुताबिक कह रहा हूँ और मैं सरकार की विचारधारा के साथ हूँ। और एक और हैं हमारे जुझारू, है ना, योगी जी, वही वो भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब तो इस मैटर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हुआ क्या कि आर्मी ने सभी पाकिस्तानियों को भगा दिया। पाकिस्तान की जितनी आर्मी थी, उन्हें मार पीट के कैसे भी उन्हें भगा दिया और पीछे तक धकेल दिया। तो लेकिन जो आपका जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा था, उनसे बस यही गलती हो गई, बीच में ही उन्होंने नेहरू जी से पूछ लिया कि अब हम क्या करें, यहाँ तक पहुंच गए, कुछ लोग कुछ हिस्सा हमारा बाकी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको आगे नहीं जाना है। लाहौर उन्होंने आर्मी की जो विश्वास पात्र जनरल थी नेहरू जी की, उन्होंने उनसे पूछा नेहरू जी से कि अब क्या करें, हम चाहें तो लाहौर में भी पहुंचकर हम उसे अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो नेहरू जी ने कहा, मैं तो सिद्धांतवादी हूँ, अहिंसावादी हूँ, आपको हिंसा नहीं करनी। और चलो, ये समस्या हो गई है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दो देशों का ये मैटर नहीं है, अब मैं जाऊंगा यूएनओ। उस टाइम पर उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए की प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। उन्हें ये मैटर दिया गया और यूएनए में जाकर के पहुंचा। लेकिन वहां पर तो समस्या और बड़ी हो गई। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर क्या समस्या हो गई कि यूएनए के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल होता है, उन्होंने कर दिया बीटो। अब ये बीटो क्या है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बीटो करते ही हुआ ये कि उस मैटर को यूएनएम ने साइड में कर दिया। बाद में 2 4 6 महीने बाद बोला कि आप ऐसा करिए, उस क्षेत्र में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना है, वहां पर जनमत संग्रह होगा। मतलब
रेफरेंडम होगा, पब्लिक ओपिनियन होगी। अब आप भी बताइए कि जिस एरिया में पाक के कुछ लोग रहते हैं, पाकिस्तानी आर्मी है, वहाँ पर जितने भी पाक के छोटे-छोटे सेक्टर्स हैं, है ना? पाक ऑक्युपाइड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर होती हैं। तो अब उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो आप देखते हैं कि जनमत संग्रह करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जिस एरिया के लोग रहेंगे, वो तो उसी साइड में जाएँगे ना, इसलिए। लेकिन इंडिया ये सब नहीं चाहता है। इंडिया अभी भी उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अक्साई चीन क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया और उससे कुछ पैसे लिए। ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को और इलैबोरेट करने का। तो ये सीरीज़ फर्स्ट थी, फर्स्ट वीडियो था इस सीरीज़ का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।